Rose from Rose Public School. So once again I am in front of you with the topic that the chapter that we have been proceeding since from the last few days, and that is diverse natural resource of the world. So today we are going to cover the topic related to your natural vegetation, wildlife and the conservation of forest resources. Okay, as I have drawn this flow chart, basically just only to make you understand. Actually, before that I would like to explain that how important is the role of wildlife and plant life, especially in our life. Okay, so they have been playing a very vital role. Actually, it's a whole process that is basically it is, you can be said that these are the interdependency of in a nature that basically sustain the existence of human life. ठीक है, so well, बात हो रही है वेजिटेशंस की। अब सबसे पहले हम वेजिटेशन की बात करते हैं। जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वेजिटेशन में बहुत सारी विभिन्नता देखते हैं आप। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल वे में वर्ड्स और टर्म्स जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड, आपकी एज के अकॉर्डिंग टू आपको अंडरस्टैंड करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल से वे में बताता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्या बताना चाहता है। आप पंजाब में जाइए, आप पठानकोट से आप गुरदासपुर साइड से आ रहे हैं, अमृतसर साइड से आ रहे हैं, आप रास्ते में जो वेजिटेशन देखेंगे आपको कहीं ना कहीं आपको कंटीली टाइप वेजिटेशन नज़र आएगी, थॉर्नी वेजिटेशन नज़र आएगी। कहीं नाले होंगे तो वहाँ पे काई जैसी बड़ी बड़ी लॉन्ग बिल्कुल नीडल लाइक, मतलब जिनसे आप जो पोल्ट्री फार्म के हट वगैरह बनाते हैं ना, जिसे खड़ बोलते हैं हमें लोकल भाषा में, वो मिलेगी। और उसको कभी आप हाथ लगा के देखना, वो बिल्कुल इट वॉज कम्प्लीटली शार्प, बिल्कुल ब्लेड की तरह शार्प होती है, उंगली कर जाती है। तो ये थॉर्नी करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं ये आपको नज़र आएंगे वहाँ पे जो वेजिटेशन आपको नज़र आएगी। अब आप पंजाब से बस पकड़ते हैं, जैसे आप ऊपर की तरफ बस पकड़ते हैं, हिमाचल की तरफ बस पकड़ेंगे, आप कंडवाल देखेंगे, आपको थोड़ा सा एक चेंज नज़र आएगा, वेजिटेशन में चेंज नज़र आएगा। आपको थोड़े से पेड़, थोड़े बड़े पेड़, उनकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स में उनके पत्ते, चौड़े पत्ते नज़र आएंगे। आप इसी तरह से नूरपुर जसूल की बेल्ट कवर करेंगे, ठीक है। हाइट में आएंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पेड़ नज़र आएंगे, आम के पेड़ नज़र आएंगे, बरगद के पेड़ नज़र आएंगे, आपको जो लोकल भाषा में हमारे तम्मन, कराड़, ठीक है, ये जो पेड़ होते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो घर में पूछिए, पता होना चाहिए, लोकल वर्ड्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स ये होती है कि पेड़ थोड़े से तना चौड़ा होता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, ठीक है, चौड़े पत्तों वाले पेड़ नज़र आते हैं, पीपल, आम, बरगद, ठीक है, इस टाइप के पेड़ नज़र आएंगे। अब आप जैसे हाइट में जाते हैं, जब आप धर्मशाला साइड में पहुंचेंगे, हाई एल्टीट्यूड में पहुंचेंगे, थोड़ा सा ऊंची एरिया में पहुंचेंगे, तो वहाँ पे आप वेजिटेशन देखना, आपको अलग सी वेजिटेशन नज़र आएगी कि नहीं आएगी? कभी गए हो धर्मशाला साइड, ठीक है, तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग सी वेजिटेशन नजर आएगी। उस वेजिटेशन में जो लीव्स होंगे वहाँ के पेड़ों के जो पत्ते हैं वो थोड़ा शाइनी होंगे, उनकी शेप थोड़ी शार्प होगी, ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल पड़ता है, स्नो होती है, तो स्नो में वो बर्फ़ जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो बर्फ़ जो है वो उनका स्लिपरी और बिल्कुल शाइनी पत्ते होने से क्या होता है, वो स्लिप हो जाती है, वो वहाँ पर टिकी नहीं रहती। अगर हमारे एरिया में बर्फ़ पड़े तो वो पेड़ जो है टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनमें उसको वेट को कैरी करने की कैपेसिटी इतनी नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ जो है, अब आप देखें ये वेरिएशन जो है, अलग अलग पेड़, अलग अलग पौधों में उनके करेक्टरिस्टिक फीचर में ये जो वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है, वो वेरिएशन जो है वो कैसे क्रिएट होती है? दैट इज़ ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफरेंट सॉइल कंडीशंस, ठीक है ना। जो सॉइल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये वेरिएशन होती है अलग अलग जगहों में। अब माउंटेनस हाई एरिया में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगी, वहाँ की मिट्टी की कंडीशन अलग होगी। यू ऑलरेडी हैड स्टडीड द टाइप्स ऑफ सॉइल, isn't it? So that is how the variations took place.
ठीक है, अमंगस्ट द स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरह से हमें अलग अलग स्पीसीज, पेड़ों की अलग अलग स्पीसीज की जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, अलग अलग जोन्स में जो वेजिटेशन पाई जाती है, इसलिए हमें वो अलग अलग उनमें इतनी विभिन्नता नज़र आती है। अब अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएं तो वहाँ पे आपको, मैंने जैसे कि बताया कि वहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, कंटीली कैक्टस ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको। क्यों? अब कैक्टस इसलिए क्योंकि कैक्टस की डीप रूट होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़मीन के काफ़ी नीचे से जो है वो पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। तो इस दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट आर बेसिकली फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। एक अलग वेजिटेशन होती है, हर जगह में पाए जाने वाली जो वेजिटेशन है उसकी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो डेवलप होती है, वो डेवलप होती है वहाँ की अवेलेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ अंडरस्टूड करना बड़ा ज़रूरी है। अब वेजिटेशन जो है वो बेसिकली, वेजिटेशन में क्या चीज़ आता है? फॉरेस्ट आता है, ठीक है, फॉरेस्ट आता है, ग्रास लैंड्स आते हैं, ठीक है, और आपकी थोरोनी जो वेजिटेशन है, जैसे कि मैंने बताया आपका थॉर्नी वेजिटेशन होगी, ठीक है, ये आते हैं। अब फॉरेस्ट एरिया कहाँ मिलेगा आपको? फॉरेस्ट एरिया बेसिकली फॉरेस्ट रीजन जो है वो यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि दोज एरियाज आर रिसीविंग अ हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। द एरिया विच हैज़ रिसीव्ड हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल दे आर कंप्लीटली कवर्टेड विद द फॉरेस्ट रीजन, वहाँ पे जंगल ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, फॉरेस्ट रीजन ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिंपली जो मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, मतलब मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा और ना ही कम, मतलब मीडियम, ठीक है। तो मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल जो है वो जिन एरिया में मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो ग्रास लैंड टाइप होगी, घास के मैदान ज़्यादा होंगे, मतलब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास, लंबी लंबी घास, इस तरह से, ठीक है, ग्रास लैंड्स ज़्यादा होंगे। तीसरा, यहाँ पे बिल्कुल जो लेस अमाउंट में रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ की वेजिटेशन जो होगी उसमें थ्रोनी वेजिटेशन, कंटीली जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे का सारा, ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली टुक प्लेस इन सच अ वे, गॉट इट। Similarly, the same thing has also been happened with the, now I would like to make you clear, this is the vegetation portion, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम आते हैं बेसिकली देयर आर, अब हम सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट रीजन की बात करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, ठीक है, द बेसिकली ऑफ टू टाइप, वन इज एवरग्रीन and the second one is your deciduous, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एवरग्रीन एंड डेसिड्यूस। अब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यू बेसिकली हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं बेसिकली दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड in an area which are having a great or high amount of rainfall, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पे ये घने जंगल पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं ये थोड़ा सा मॉडरेट एरियाज जो होते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता, थोड़ा कम अमाउंट में रेनफॉल होता है, वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इस जंगल में जो पेड़ होते हैं दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, ठीक है, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स टुगेदर, ठीक है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो पत्ते अपने पत्तों को एक साथ नहीं झाड़ते, ठीक है। दूसरी तरफ जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर पाए जाने वाली जो वेजिटेशन है उसमें सभी पेड़ों के पत्ते जो हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में पत्ते झाड़ते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में सभी पेड़ जो हैं वो एक साथ पत्ते नहीं झाड़ते और डेसिडियस फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर सीजन में सभी पेड़ जो हैं वो एक साथ पत्ते झाड़ते हैं।
ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो लकड़ी पाई जाती है, जो पेड़ पाए जाते हैं, उनकी लकड़ी जो है वो काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है। वो वेल्डिंग और भी जो हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें उसको यूज़ किया जा सकता है। हालांकि ये जो फॉरेस्ट रिसोर्स होता है इसको वहाँ से निकालना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि ये जंगल काफ़ी घने होते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ के पेड़ों की ये खूबी होती है। ये काफ़ी ये फॉरेस्ट इतने घने होते हैं कि यहाँ पे दिन के समय में भी बहुत ही काली अंधेरी रात जैसा माहौल नज़र आता है, ठीक है। ये इतने घने जंगल होते हैं, जैसे आपके ज़ायरे में हैं, ठीक है, ज़ायरे के जंगल, अमेज़न, ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट जो हैं आपके साउथ अमेरिका के, ठीक है। तो दिस आर थिंग्स, ठीक है। सो डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, क्लियर होगी बात, ठीक है। सो दिस इज हाउ द बेसिकली द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब वाइल्ड लाइफ, सिमिलरली the characteristic features that we have found amongst the different species that we have found in a different regions, ठीक है, we also have found the particular characteristic features as according to the climatic conditions over that place, ठीक है। जब हम एक वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो उसमें हर चीज़ें आ जाती हैं, उसमें इंसेक्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं हम, जंगली जानवर, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, और बर्ड्स, इन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट टुगेदरली, ठीक है। तो ये इन सभी का रोल है, ये जो एक इकोसिस्टम है हमारा, ठीक है, जिसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट करते हुए, इनकी जो इंटरडिपेंडेंसी है उसमें ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हुए एक माहौल बनाते हैं, और उस माहौल को जो फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये इकोसिस्टम जो है दैट इज बेसिकली डेवलप्ड एज बाय द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है, एज विद देयर इंटरेक्शन विद द फिजिकल कंपोनेंट्स जो अभी हमने पढ़े, लैंड, वाटर एंड सॉइल, ठीक है, इनके साथ। और इस तरह से ये इन सब का जो एक इंटरेक्टिंग, जो इनकी इंटरडिपेंडेंसी और इनकी जो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, उससे जो एक सिस्टम क्रिएट होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें अगर जीवित रहना है, इफ़ वी हैव टू सर्वाइव, हमें अपने सर्वाइवल के लिए अपने इस इकोसिस्टम को बनाए रखना होता है, ठीक है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में जो मौसम में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इकोसिस्टम के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें समझनी होती है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अभी तक बात की है आपसे कि वाइल्ड लाइफ और एनिमल लाइफ में जो वेरिएशन होती है, जो उनकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स में जो भी उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनमें जो वेरिएशंस आती हैं वो किस तरह से आती हैं। बेसिकली देखिए, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। पृथ्वी जो है उसको, ये इक्वेटर जो है, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स। अपर वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द बिलो वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो जो एरिया 23.5 डिग्री साउथ टू 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो एरिया है इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं, या इसको हम ट्रॉपिकल एरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये वो एरिया है विच हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे सूरज की सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। एज दिस पार्ट ऑफ द रीजन हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सन रेज, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका इक्वेटोरियल एरिया है, ये जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है। जो एरिया इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा होता है, जैसे ज़ायरे की मैंने बात की थी, ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट की बात की थी। ये वो जंगल हैं जहाँ पर क्या होता है कि ये वो इलाके हैं यहाँ पे सुबह बड़ी सुहावनी होती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, और शाम के 3-4 बजे मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है। तो मतलब इसीलिए इन एरियाज में
वेजिटेशन बहुत डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही काले घने जंगलों देखने को मिलते हैं और उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब जैसे जैसे हम लोग टोरेड जोन से दूर आते जाते हैं तो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम टेम्परेट जोन की तरफ बढ़ेंगे तो नेचुरली सनरेज, क्योंकि सनरेज में टिल्टेशन आ जाती है, सनरेज जो है वो स्लैंट हो जाती हैं, स्लैंटिंग हो जाती है, स्लैंटिंग पैटर्न में पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो उसका क्लाइमेटिक वेरिएशंस में भी देखने को मिलता है। और डिफरेंट क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें वेजिटेशन में भी और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। अब वाइल्ड लाइफ में बदलाव मैं किस तरह से मैं बताता हूँ। अब सपोज करो हमारे यहाँ पे आप घर में डॉगी पालते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे जो डॉगी होते हैं वो बिल्कुल थोड़े लोकल, ठीक है, वो थिन होंगे, उनके ऊपर शरीर में बाल कम होगा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा गर्मी वाला हीट परसीविंग एरियाज हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनमें वैसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बर्फीले इलाकों में जो कुत्ते हैं आप उनको देखेंगे कि वहाँ पे उनकी जो बॉडी है उसमें उनके बाल काफ़ी घने होते हैं और काफ़ी चर्बी होती है, ठीक है। तो उनमें वो फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। अब सिंपली अब ये भी एक बहुत इजी एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे भैंस होती है, वैसे हाई एल्टीट्यूड में जाए तो जाक बोलते हैं, भैंस को ही जाक बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर क्लाइमेट की वजह से जानवरों में और पौधों में वो वेरिएशंस आ जाती हैं, वो क्लाइमेटिक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये जो रीजंस हैं, ये फ्रीज जोन है तो यहाँ पे बर्फीला इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेशन कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये साउथ टेम्परेट जोन है, ये वही इलाका है यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल भी देखने को मिलती है, कई इलाकों में मॉडरेट रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रासलैंड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे ग्रासलैंड्स होंगे वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो उसी तरह से वहाँ पर होगी, उस तरह की, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको काऊ, बफेलो, ये आपको इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी ग्रासलैंड्स यहाँ पर होंगे तो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ऑल दीज एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द कैटल रियरिंग कैन ओनली बी सीन बेसिकली इन एन एरिया विच आर कम्प्लीटली कवर्ड विद द ग्रासलैंड्स। जो एरिया घास के मैदानों से भरे पड़े हैं वहाँ पे आपको जो है ये डेयरी प्रोडक्ट्स की जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से ही वहाँ पे पशुपालन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ये जो है ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ को टोरिड जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं, ठीक है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ को टेम्परेट जोन बोलते हैं, ये थोड़ा ठंडा इलाका होता है, ठीक है। और 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ जो है ये काफ़ी फ्रीज्ड एरिया है, इसको फ्रीज जोन बोलते हैं। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इसी तरह से चलता है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ द whole thing is basically to make you understand. I hope you would have understood it. अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब आपने इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।